यस यस मैम। मैम। ओके, जस्ट गिव मी अ मिनट, आई डोंट नो यहाँ क्या हुआ। Okay, so first of all, जो that I think it is a most important skill, that is a patience in क्योंकि आपको अगर लॉ प्रोफेशन में सरवाइव करना है, फिर से मैं यही बोलूंगी, इट कैन बी अ प्रिपरेशन फॉर जुडिशरी और एज अ प्रैक्टिसिंग लॉयर और कॉर्पोरेट में आपको सरवाइव करना है, पेशेंस बहुत जरूरी है। क्योंकि आप जब लॉ करके निकलते हैं कॉलेज से, चाहे वो 3 ईयर लॉ हो या 5 ईयर लॉ हो, यू नो दैट थिंग दैट इट इज नॉट पॉसिबल कि द मोमेंट आप लॉ स्कूल से निकले तो आप जो जिस भी जगह प्रैक्टिस करेंगे जुडिशरी के लिए, इमीडिएटली आप फर्स्ट ईयर में ही क्रैक कर देंगे। देर आर चांसेस, अगर आपकी प्रिपरेशन बिल्कुल सही जा रही है, आप स्मार्ट स्टडी कर रहे हैं, अच्छे से कर रहे हैं, वो बहुत अच्छी बात है। लेकिन इट इज क्वाइट डिफिकल्ट क्योंकि देर आर सो मेनी एस्पिरेंट्स एवरी ईयर जो जुडिशरी के लिए तैयारी करते हैं, तो वहां पे भी आपको पेशेंस की जरूरत है। एंड इनफैक्ट बीइंग अ प्रैक्टिसिंग लॉयर, आपका ऐसा नहीं कि वेरी फर्स्ट डे आप लॉ स्कूल से निकले और आपको पता चला कि अरे यहाँ पे तो केसेस ही केसेस है, जैसे कि मूवीज में दिखाया जाता है, तो वो पॉसिबल नहीं है। यू हैव टू बी वेरी पेशेंट। आपको देखना पड़ेगा टाइम के साथ-साथ, आपके साथ शायद 2-3 साल में आपको सीनियर के अंडर काम करना पड़े। आपको अपने 3-4 साल जो है करियर के, वो सिर्फ सीनियर के अंडर उन्हीं की फाइल्स को हैंडल करना पड़े। मे बी बहुत वो नॉर्मल काम दे जो हम यूजुअली देखते हैं कोर्ट्स में क्या होता है कि सीनियर्स ज़्यादातर क्या करते हैं कि बड़ा बेसिक काम देते हैं आपको फर्स्ट सेकंड ईयर में। आपको फाइल्स ही पकड़ा देंगे, आप ये फाइल उठा के ले जाइए उस कोर्ट में, बड़ा नॉर्मल सा काम देंगे। तो यू हैव टू बी वेरी पेशेंट कि नहीं, टाइम लगेगा बट येस, आई विल सर्वाइव इन दिस प्रोफेशन और मैं खुद की प्रैक्टिस या फिर जुडिशरी क्रैक कर लूँगा, जो भी आपका इसे लॉ करने का मेन एम है। तो यू हैव टू बी वेरी पेशेंट। स्टार्टिंग में मुझे भी, अगर मैं इसको अपने एग्जाम्पल के साथ कनेक्ट करूँ, तो टू बी ऑनेस्ट मेरे अंदर बिल्कुल पेशेंस नहीं था, एंड दिस प्रोफेशन टॉट मी वन ऑफ द बेस्ट थिंग, जो मेरे को ये चीज़ सिखाई है 4-5 साल की मेरी प्रैक्टिस में, कि आप ओवरनाइट कुछ नहीं मिलेगा आपको इस प्रोफेशन में। अगर आपको लॉ में आना है, आपको प्रैक्टिस करना है, आपको जुडिशरी का तैयारी करना है, यू हैव टू बी वेरी पेशेंस। आपको क्लाइंट आएँगे, बहुत हड़बड़ाहट में होंगे, पैनिक होंगे कि हमारे साथ ये गलत हुआ है, वो गलत हुआ है। स्टार्टिंग के करियर में आप भी बहुत ज़्यादा वो होगे कि हाँ, हमें अ, जल्दी-जल्दी से जज साहब के सामने आर्गुमेंट करके अपने क्लाइंट को जस्टिस दिलाना एंड ऑल दीज़ थिंग्स। बट टाइम के साथ आपको ये चीज़ समझ आएगी कि इट इज़ नॉट दैट मच ईज़ी। अ, कोर्ट में रेगुलर एक डेली बेसिस पे एक जंग है, मतलब एक डेली बेसिस पे लड़ाई है जो हर एक लॉयर जो है अपने लिए लेके जा रहा है। हंड्रेड्स ऑफ केसेस जो हैं वो फाइल किए जाते हैं, तो इट इज नॉट पॉसिबल कि ओवरनाइट आपको रातों रात जो है वो सब कुछ रिजल्ट दिखने लगे। इट विल टेक टाइम। तो आई थिंक पेशेंस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको कंसिडर करनी चाहिए। सेकेंड, ऑफ कोर्स, करेज, क्योंकि प्रैक्टिस करना जो है वो करेज तो चाहिए आपको। स्पेशली अगर मैं बात करूँ, इफ यू आर अ फर्स्ट जनरेशन लॉयर, मैं उन्हीं लोगों को ज़्यादा वो करूँगी जो फर्स्ट जनरेशन लॉयर है, क्योंकि ज़्यादातर जो स्टूडेंट हैं वो लॉ में प्रैक्टिस में सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। क्योंकि ऑफ कोर्स आपने 5 साल का लॉ किया है, 3 साल का लॉ किया है, उसके बाद आप एक्सपेक्ट करते हैं कि एटलीस्ट आप कुछ अर्न करें। ठीक है, आप चाहते हैं कि अब आप फैमिली पे डिपेंडेंट ना हो, आप अर्न करें। तो वहाँ पे आपको जो है मुश्किल हो जाती है जब आपको अर्निंग इतनी नहीं होती है पॉसिबल। आप किसी सीनियर के अंडर भी लगेंगे तो दे विल नॉट यूजुअली पे इन द इनिशियल ईयर, मे बी आपको 6-7 महीने कुछ भी ना दें। अगेन इट डिपेंड्स अपॉन सीनियर कि सीनियर कौन है आपका। लेकिन आपको शायद फर्स्ट ईयर में कुछ भी ना मिले, आपका जो स्कूटी का पेट्रोल है या बाइक का पेट्रोल है, वो भी आपको अपनी जेब से पैसे खर्चने पड़ रहे हैं। तो दैट विल बी डिफिकल्ट फॉर यू कि आप उस टाइम अपने आप को ये समझा पाएँ कि नहीं, मुझे प्रैक्टिस में कंटिन्यू करना है। अपनी एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ। आई बिलॉन्ग टू अ वेरी लोअर मिडल क्लास फैमिली में से आती थी। तो आई वाज़ द फर्स्ट फीमेल लॉयर इन माय होल तहसील एरिया ऑफ जम्मू कश्मीर। तो जब मैंने प्रैक्टिस स्टार्ट की तो फर्स्ट ईयर तो ऐसे था कि यार यहाँ पे कुछ मिलता ही नहीं है। मतलब आप, क्योंकि आपकी क्लाइंटेज नहीं है स्टार्टिंग में, आपको जो आप ले भी रहे हैं केसेज़ वो प्रो बोनो बेसिस पे ले रहे हैं, और उस तरह के केसेस ले रहे हैं जहाँ पे क्लाइंट से आप क्या ही एक्सपेक्ट करें, क्योंकि आपके जो क्लाइंट हैं वो ऑलरेडी बहुत बुरी सिचुएशन में है, फाइनेंशियली बहुत अनस्टेबल हैं। आप अंडर प्रिविलेज्ड की हेल्प कर रहे हो।
लेकिन आई एम टेलिंग यू, अगर आप 2 ढाई साल इस प्रोफ़ेशन में इस तरह से भी सर्वाइव कर गए ना, दैट इज़ वेरी गुड। अगर आपके सीनियर आपको पे करते हैं या आप कोई साइड इनकम से कमा पा रहे हैं या फिर आप अपने प्रोफ़ेशन में ही मिसलेनियस काम उठा पा रहे हैं। जैसे कई सीनियर अलाउ कर देते हैं कि आप एक काम करिए जो अपना खर्चा वग़ैरह है। येस, तो सम पीपल येस अर्पिता, तो बहुत सारे सीनियर्स जो हैं दे विल नॉट पे यू, लेकिन वो अलाउ कर देते हैं। आप मिसलेनियस काम जैसे लीज़ डीड हो गया, सेल डीड हो गया, डिवोर्स पिटीशन हो गया, ड्राफ्टिंग के कुछ चार्जेस आपको पे कर देंगे। उससे क्या होता है कि आपका डेली टू जो खर्चा होता है, डेली एक्सपेंसेस होते हैं, वो कवर हो जाते हैं। उसमें आपको इतना रिग्रेट फील नहीं होता है कि चलिए मेरे जेब से तो कुछ नहीं जा रहा है। बट तब बहुत डिफ़िकल्टी होती है जब आपको पता है आपका सीनियर आपको पे भी नहीं कर रहे हैं, आपके सीनियर आपको अलाउ भी नहीं कर रहे हैं कोई काम करने के लिए कि साइड में अगर सपोज़ आपके फ्रेंड के सर्कल से या फिर कोई आपके रिलेटिव से कोई केस आ भी रहा है, दे आर नॉट अलाउइंग यू कि आप अपना केस हैंडल करें, ना ही आपको पे करें, वहाँ पे सर्वाइव करना थोड़ा डिफ़िकल्ट है। बट मैं आपको 100% ये श्योरिटी से बोल रही हूँ क्योंकि अ, मैंने आपको बोला आई बिलॉन्ग टू अ वेरी लोअर मिडल क्लास फैमिली। तो मैंने प्रैक्टिस स्टार्ट की, स्टार्टिंग में 1-2 साल बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा एक ट्रॉमाटाइज़ भी होते हैं कि आप लोग फैमिली में तो क्या कंट्रीब्यूट करना, आप अपना भी जो खर्चा है वो नहीं निकाल पा रहे हैं। और केसेज़ आपको खुद से करने पड़ रहे हैं, प्रो बोनो आप ले रहे हैं, बट क्लाइंट की बहुत एक्सपेक्टेशंस हैं, लेकिन आपके पास इतने भी चार्जेज़ नहीं है कि आप बेसिक नेसेसिटीज़ अपनी पूरी कर सकें। तो उस टाइम पे यू हैव टू बी वेरी अगेन आई वुड से पेशेंट। आपको पेशेंस रखनी पड़ेगी। यू हैव टू बी करेजियस इनफ कि नहीं मुझे प्रैक्टिस करनी है तो प्रैक्टिस ही करनी है, या मुझे जुडिशरी का तैयारी करनी है तो जुडिशरी की तैयारी ही करनी है। तो अगर एक माइंडसेट बनाया है, गोल बनाया है, उससे मत हटिए, क्योंकि मैंने अपने लाइफ में बहुत सारे ऐसे बच्चे देखे हैं जो प्रैक्टिस में बीच में छोड़ गए इसी वजह से, क्योंकि फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है, स्टेबिलिटी नहीं है। मोस्ट ऑफ द केसेस जहाँ पे स्टूडेंट वकालत को छोड़ते हैं, रीज़न यही रहता है ज़्यादातर फैमिलीज़ में। वो ये कहते हैं कि यहाँ पे तो कुछ नहीं आ रहा, इससे अच्छा किसी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं या क्लेरिकल जॉब कर लेंगे। येस, यू हैव टू बी वेरी पेशेंट, एब्सोल्युटली अर्पिता। तो मतलब आपको ये चीज़ देखनी है कि फर्स्ट सेकंड ईयर में आपको वेज़ निकालने हैं कि किस तरह से आप वो 1-2 साल जो है ना आपका, वो आप निकाल लो इस तरह से कि आपको पता है कि आप इतने स्किल्ड हो जाओगे, इतने अ, नॉलेजेबल पर्सन हो जाओगे कि बाय द थर्ड ईयर यू विल हैव द करेज कि नहीं, आई कैन स्टार्ट माय ओन प्रैक्टिस। वो चीज़ आप में होनी चाहिए कि नहीं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट जो होते हैं वो अ लॉ करने के बाद भी 3-3 4-4 साल हो जाते हैं सीनियर के अंडर, बट उनको ये करेज नहीं होता है कि मैं खुद की प्रैक्टिस स्टार्ट करूँ या नहीं करूँ। मेरे कितने बैचमेट्स हैं, आई एम 2017 पास आउट, 5 ईयर लॉ था मेरा। अभी तक दे आर वो किसी सीनियर के साथ एसोसिएट हैं एंड वो कभी मैं उनको बोलती हूँ कि अभी काफ़ी टाइम हो गया, यू शुड स्टार्ट योर ओन प्रैक्टिस, ठीक है? तो तुम्हारे खुद के केसेस भी हैं, बट दे डोंट हैव द करेज टू स्टार्ट देयर ओन प्रैक्टिस। तो वो करेज आपको रखनी पड़ेगी। इनफैक्ट स्टार्टिंग में मैं बोल रही हूँ, इवन यू हैव अ सिंगल केस, आपके पास एक सिंगल केस है, एक लेकिन अपनी फाइल है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अपनी फाइल होना अपने हाथ में, यू हैव योर ओन क्लाइंट, यू हैव योर ओन फाइल, यू आर स्टडिंग बाय योर ओन। आप खुद ही अपने क्लर्क हैं, खुद ही अपने टाइपिस्ट हैं, खुद ही अपने फाइल कर रहे हैं, खुद ही आर्ग्यू कर रहे हैं, खुद ही रिलीफ लेकर आ रहे हैं। वो एक बहुत आप में कॉन्फिडेंस जनरेट करेगा और आपको पता है कि इस प्रोफेशन में कॉन्फिडेंट होना कितना ज़रूरी है। यू विल नॉट एबल टू फेस द जज, यू विल नॉट एबल टू फेस द क्लाइंट। अगर आप ये करेज ही नहीं है आपके अंदर कि आप खुद की प्रैक्टिस 2-3 साल के बाद, आई थिंक 2 इयर्स आर मोर देन इनफ। 2 इयर्स आर मोर देन इनफ एक सीनियर के अंडर काम करना। उसके बाद भी अगर आप में इतनी करेज नहीं है कि आप अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि फिर आप इतने डिपेंडेंट हो जाएँगे कि एक टाइम के बाद आपको बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो एट लीस्ट 2 साल अपना टारगेट रखें। मेरे ख्याल में तो 1 डेढ़ साल बहुत होता है, 1 साल भी बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन फिर भी अगर आपको स्टार्ट करनी है प्रैक्टिस, तो आप 1 डेढ़ साल, 2 साल जो भी आपका टाइम पीरियड है, डोंट गिव मोर देन 2 इयर्स टू एनी सीनियर। स्टार्ट योर ओन प्रैक्टिस। अपना 2 साल के बाद एटलीस्ट ये करेज रखिए कि यू शुड स्टार्ट योर ओन प्रैक्टिस, इवन बाय अ सिंगल फाइल। आपके हाथ में इस टाइम सिंगल फाइल है, एक सिंगल क्लाइंट है, उसके साथ ही स्टार्ट कर दो। यू विल गेट क्लाइंट्स अगर आप उसको जेन्युइनली रिलीफ दिला देंगे, उस केस के साथ जेन्युइन तरीके से वो करेंगे, ठीक है? सो आई होप ये चीज़ आपको ठीक लगी होगी। पेशेंस एंड करेज, ये चीज़ क्लियर हुई है आई होप। ओके, थर्ड वन इज़ अ प्रिपरेशन।
प्रिपरेशन ऑफ कोर्स इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी केस। अब मैं देखिए मैं एक चीज़ और आपको बता दूँ, मैं क्यों इतना आप कहोगे कि ये यहाँ पे बोल तो बहुत कुछ रही हैं, लेकिन इन्होंने कितनी देर जॉइन किया होगा, तो आई हैव नेवर जॉइन्ड एनी सीनियर इन माय प्रैक्टिस। मैंने खुद ही अपनी वकालत स्टार्ट की एंड मैंने कोई सीनियर जॉइन नहीं किया एंड आई एम हियर इन फ्रंट ऑफ यू गाइस। अभी मोर देन 100 प्लेटफॉर्म्स पे मैं बोल चुकी हूँ ऑल ओवर इंडिया में, लीगल इश्यूज पे, लीगल टॉपिक्स पे। मेरी खुद की प्रैक्टिस थी तब मेरे पास एक ही केस था, एक आधा केस था, वो भी पता नहीं था कि कब तक चलेगा। मैंने खुद फाइलिंग काउंटर से लेके बेसिक चीजें जो होती हैं कोर्ट में, फाइलिंग काउंटर ढूंढना, कितनी कोर्ट फीस लगेगी, स्टैम्प कहाँ से लेंगे, ओके एफिडेविट कहाँ से बनवानी है, नोटराइज कहाँ से कराना है, दीज बेसिक थिंग्स जो कोर्ट में होती हैं। आई लर्न्ड बाय माय ओन। कुछ भी ऐसा वो नहीं था कि सीनियर के कुछ वो चीज़ें नहीं रही। तो अगर मैं स्टार्ट कर सकती हूँ, तो आप लोग तो बिल्कुल कर सकते हैं, राइट? बीइंग अ गर्ल हू बिलॉन्ग टू अ वेरी लोअर मिडल क्लास फैमिली, जिसके तहसील में वो पहली लड़की है, तो आप देख सकते हैं कि किस एरिया से मैं आती हूँ, कि पूरे तहसील में आई वाज़ द फर्स्ट गर्ल जिसने लॉ किया। मेरे बाद बहुत सारी लड़कियों ने लॉ वो किया। तो अगर मैं कर सकती हूँ, तो डेफिनिटली आप लोग कर ही सकते हैं। तो you should be courageous in this profession, otherwise you will not able to survive, क्योंकि बहुत सारी चीजें being a first generation lawyer you are going to face in the court। ठीक है, तो ये चीजें आप ध्यान रखिएगा। प्रिपरेशन, सो जब आप अपने केस का कोई भी, अगर सपोज मैंने कहा आपको, आपकी कोई सिंपल मैटर ही है, मिसलेनियस मैटर है, सपोज करते हैं एक आपके पास सेल डीड बनाने के लिए आया है कोई, या फिर रेंट डीड बनाने के लिए आया है, उसको भी ऐसी सर्विस दीजिए कि वो इंसान कल को उसको लॉयर कोई दिमाग में आए तो अच्छा उसको ये पता है कि हाँ मैं इसको रेफर कर सकता हूँ। तो इन विच ईयर वुड इट बी बेस्ट टू डू एन इंटर्नशिप? मैं आपको आंसर्स दूंगी, लेट मी कंप्लीट दिस 5 to 7 पॉइंट्स। ये कंप्लीट करके वी विल कनेक्ट, ठीक है? जैसे भी क्वेश्चन आंसर्स होंगे, आई थिंक दैट वुड बी बेटर, कि आप लोगों के जो क्वेश्चन है उनके सवाल जवाब वो ज्यादा बेटर रहेगा। बट लेट मी कंप्लीट दिस 3 to 4 पॉइंट्स, राइट? सो प्रिपरेशन, तो यू शुड बी प्रिपेयर अबाउट योर केस। वो चाहे मैंने आपको कहा कि एक सिंपल, इट कैन बी अ सेल डीड, इट कैन बी मे बी म्यूचुअल डिवोर्स डीड, यू हैव टू ड्राफ्ट वेरी, उसको इतना अच्छे से प्रिपेयर करें कि कल को अगर उस क्लाइंट को कोई भी मैटर आपसे पड़ता है या कोई उसको रेफर करने के लिए बोलता है, तो उसके दिमाग में आपका नाम सबसे पहले देखो। ये चीज़ एक बहुत इम्पोर्टेंट होती है, क्योंकि आपने अगर अपना एक छोटे से मैटर में भी बेस्ट दिया होगा ना, अगर आपके पास कोई फर्स्ट केस जो आया है, मेरे पास फॉर्च्यूनेटली मेरे पास जो पहला केस आया था दैट वाज़ ऑन बिहाफ ऑफ अ रेप विक्टिम। मेरे पास जो केस आया था, क्योंकि मैं कुछ लीगल कैंप्स लगाती रहती थी ड्यूरिंग माय लॉ स्कूल डेज़, 5th ईयर में, 4th ईयर में लीगल कैंप्स लगाती थी, तो मेरे पास एक केस आया जिसमें एक रेप विक्टिम है, उसकी एफआईआर नहीं रजिस्टर्ड हो रही थी। तो वो केस मैंने प्रोसीड किया फर्दर, और उस केस की वजह से मुझे बहुत सारे केसेस आए, क्योंकि उस एरिया में जब आपको पता है एक आप रेप विक्टिम है, रेप सर्वाइवर है, उसकी एफआईआर बहुत टाइम से नहीं लग रही है और आपने मैनेज कर दिया है वो एफआईआर लगवाने में। तो बहुत सारे लोग आपको देखते हैं, बहुत सारे लोग आपके बारे में पूछते हैं। उस केस की वजह से मेरे पास बहुत सारे केसेस आए, क्योंकि आई डिड माय बेस्ट इन दैट केस। उस केस में जितना मेरे से हो सकता था, मैंने अपना सारा, क्योंकि एक ही केस था स्टार्टिंग में, 1-2 ही केस थे, तो उसमें मैंने अपना बेस्ट किया। उन केसेस, उन क्लाइंट्स की तरफ से मेरे को बहुत सारे आगे केसेस आने लगे, क्योंकि उनके दिमाग में यही होता था कि शी इज़ द बेस्ट पर्सन जिसको हमें केस देना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा उसमें अपना बेस्ट देती है। मतलब दे सॉ एवरी एफर्ट जो मैंने उस केस में, उन केसेस में दी है। तो अपने केस को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करें। देन ब्रीविटी ऑफ कोर्स, आपको बहुत कम शब्दों में अपनी बात रखनी है, क्योंकि देयर आर सो मेनी केसेस। आप कोर्ट में केस लेके जाएँगे तो यू आर नॉट द ओनली एडवोकेट जो केस फाइल करेगा, ठीक है? जब सपोज़ करते हैं आपने एक केस ड्राफ्ट किया, बेल एप्लीकेशन ड्राफ्ट की, और आप कोर्ट में बेल लेकर गए अपने क्लाइंट के बिहाफ़ पे कि इसको एंटीसिपेटरी बेल दे दीजिए। अब कोर्ट में डेली कितने केसेस फाइल होते हैं? अगेन इट डिपेंड्स अपॉन द कोर्ट टू कोर्ट, लेकिन कितने हंड्रेड्स ऑफ केसेस फाइल हो सकते हैं एक जज के पास डेली, या 50, वो डिपेंड करता है। अब वहाँ पे अगर आप एक्सपेक्ट करेंगे कि आप बहुत सारी लंबी स्टोरी सुनाएँगे, ये हुआ, वो हुआ, जिसका कोई मकसद ही नहीं है, तो कोर्ट के पास इतना टाइम नहीं है कि वो आप ही की स्टोरी सुने। देयर आर सो मेनी केसेस व्हिच आर पेंडिंग बिफोर द कोर्ट। यू हैव
दिस कैपेसिटी कि आप बहुत कम शब्दों में अपनी जो बात है उसमें कोर्ट को कन्विंस कर दें। बहुत कम शब्दों में जो रेलेवेंट पॉइंट्स हैं, उनको सामने रखें कोर्ट के और कोर्ट को कन्विंस करने में आप जो है, उन कम शब्दों में आप कर पाएँ। दैट इज़ आल्सो वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट स्किल जो आपको एज़ अ लॉयर पता होनी चाहिए, राइट? देन ऑफ कोर्स द कॉमन सेंस लॉयर्स में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मैं कहती हूँ कि लॉ इज़ नथिंग बट जस्ट अ कॉमन सेंस। कभी-कभी आपके पास क्लाइंट आते हैं बट यू डोंट नो द लॉ। जैसे मैं कुछ टाइम पहले की एग्ज़ाम्पल दूँ, मेरे पास एक क्लाइंट आए तो आई वाज़ नॉट अवेयर अबाउट द मेंटल हेल्थ केयर एक्ट जो 2017 में अ, आया है। तो मुझे क्योंकि इट वाज़ द फर्स्ट टाइप ऑफ केस जो मेंटल हेल्थ केयर एक्ट के अंदर मेरे पास आया था, तो आई वाज़ नॉट अवेयर। लेकिन क्योंकि हमारे पास वो कॉमन सेंस होती है कि इस सिचुएशन में क्या हो सकता है, तो क्लाइंट को डील करना आपको आना चाहिए। जब आपको हर देखिए लॉ इज़ अ वेरी वाइड सब्जेक्ट, यू डोंट नो एवरीथिंग। हर एक इंसान, हर कोई नहीं जान सकता है लॉ के बारे में। यू नो इतना वाइड सब्जेक्ट है, डेली कुछ ना कुछ अमेंडमेंट्स हो रही हैं, डेली कुछ ना कुछ एडिशन हो रहा है, डिलीट हो रहा है, ओवररूल हो रही है जजमेंट। तो आपको हर चीज़ के बारे में नहीं पता हो सकता है। तो यू हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक। जब आपके सामने क्लाइंट है, तो आपको उसमें कन्विंस करना आना चाहिए कि वो कन्विंस हो जाए कि नहीं, ही इज़ अ कॉम्पिटेंट लॉयर या शी इज़ अ कॉम्पिटेंट लॉयर, शी कैन डील विद माय केस। तो उसके लिए कॉमन सेंस का बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले होता है। आपको बाद में चाहे आप स्टडी ही करेंगे उस लॉ को, लेकिन उस टाइम आपको ये चीज़ होनी चाहिए कि नहीं, ये इस केस में जो है रेमेडी मिल सकती है या ये इस चीज़ में आप उसको सॉल्यूशन दे सको एक, ठीक है? ओके, देन ऑफ कोर्स द रिसर्च स्किल बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि रिसर्च स्किल के बिना और ड्राफ्टिंग स्किल के बिना हमारे प्रोफेशन में आप कैसे सरवाइव करोगे? हमारे स्किल्स ही यही होते हैं, लीगल रिसर्च, लीगल ड्राफ्टिंग। अगर आपको रिसर्च करना नहीं आती है, लीगल रिसर्च करना नहीं आती है, तो आप उसको किससे अपने केस को किस तरह से प्रेज़ेंट करोगे? तो लीगल रिसर्च के लिए आपको मतलब एक वेल रिसर्च्ड आपको इंसान बनना पड़ेगा, वेल रिसर्च लॉयर बनना पड़ेगा। आपका जो केस है, उसमें प्रॉपर रिसर्च करिए। मतलब उस केस के रिगार्डिंग जो है आपको पता होना चाहिए कि अ, देखिए जज जो है वो कोई भी क्वेश्चन आपको पुट कर सकता है या आपको किसी भी ग्राउंड पे आपकी पिटीशन डिसमिस की जा सकती है, किसी भी ग्राउंड पे आपकी एप्लीकेशन डिसमिस की जा सकती है। तो मेक श्योर जो भी केस आप कोर्ट में लेके जा रहे हैं, उसकी आपने इतनी अच्छे से प्रिपरेशन की हो, इतनी अच्छे से लीगल रिसर्च की हो कि आपको रीसेंट उसका जो रीसेंट अभी जो उस केस को लेके है लॉ या फिर कोई प्रेसिडेंट सेट है या कोई एक लैंडमार्क जजमेंट है, यू विल एबल टू कोट बिफोर द जज, राइट? तो सो दैट कि आपको उस केस के बारे में एटलीस्ट सब कुछ पता हो, ताकि आपका लगे कि यू आर अ वेल रिसर्च्ड पर्सन, यू आर अ वेल रिसर्च्ड लॉयर, राइट? दैट विल हेल्प यू। आपकी वकालत में तो आपको हेल्प करेगा ही करेगा, जज के सामने बड़ा अच्छा इंप्रेशन जाता है कि अरे इसने तो अच्छे से प्रिपरेशन की, अच्छे से रिसर्च करके आया है ये। तो इट विल हेल्प यू, यू नो आपको कोर्ट में ना एक नॉलेजेबल पर्सन कंसीडर किया जाता है। देन ऑफ कोर्स नेटवर्किंग, हमारे प्रोफेशन में नेटवर्किंग बहुत ज़रूरी है। आप लिंक्डइन में हैं, अगर आई होप आप में से मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट होंगे, इनफैक्ट सब होंगे। लिंक्डइन में अपने आप को एक्टिव रखिए, क्योंकि लिंक्डइन एक बहुत अच्छा प्रोफेशनल प्लेटफ़ॉर्म है। उसमें पोस्ट करते रहिए कुछ ना कुछ, क्योंकि उससे क्या होता है कि जब आप पोस्ट करते हैं तब भी आपको एक रिसर्च करनी पड़ती है किसी भी टॉपिक पे। मान लीजिए एग्ज़ाम्पल के तौर पे लेते हैं, अगर आपको कोई नए लॉज़ पे, जैसे ये अभी क्रिमिनल लॉज़ हमारे नए आए हैं, बीएनएस वगैरह, तो यहाँ पे आपको कोई अगर कुछ लिखना है, तो ऑफ़ कोर्स आपको उससे पहले रिसर्च करनी पड़ेगी। तो वो एक आप रिसर्च भी आपका कर रहे हैं, आप नॉलेज भी बढ़ रही है और आपका एक कम्युनिकेशन स्किल, एक कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होता है। तो दैट विल प्ले एन वेरी इंपॉर्टेंट रोल, ठीक है? और अगर आप कंटेंट बना सकते, मतलब आप वीडियो में के थ्रू लोगों को जागरूक कर सकते हो अपने, क्योंकि मैं यही करती हूँ। अगर आप लोग मेरे सोशल मीडिया हैंडल पे देखोगे, तो मैं ज़्यादातर जैसे आप लोगों के साथ अभी वो कर रही हूँ, जितना भी लॉ को बहुत सिंपल भाषा में लोगों तक पहुँचा सकते हैं। इट मे बी थ्रू योर कम्युनिटी, आप एक गाँव से हैं, शहर से हैं, डज़न्ट मैटर, आप कहीं से भी हैं। अपने जो आस-पास के लोग हैं, जो आपको लगता है कि दे मस्ट बी अवेयर अबाउट देयर लीगल राइट्स, बेसिक लीगल राइट्स, किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक पे आपको इंटरेस्ट है। जैसे मुझे वुमेन लॉज़ पे, वुमेन ओरिएंटेड लॉज़ जो हैं, और चिल्ड्रन के जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है, पॉक्सो है, इस पे मेरी ज़्यादा वकालत है। तो पॉश है, आपको ये देखना है कि आपको किसी पर्टिकुलर
स्पेशलाइज़ेशन अपने आप की ज़रूर रखिए। एक पर्टिकुलर ना इंसान का निश्चय होना चाहिए कि हाँ, मेरी वकालत जो है दैट इज़ फॉर द क्रिमिनल लॉ। मेरी वकालत स्पेशली सिविल लॉज़ में ही मैं वकालत करता हूँ या करती हूँ। मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट ही मैं देखूँगी। ताकि कोई भी आपको अगर दिमाग में आए ना, जैसे मेरे बहुत सारे सीनियर्स हैं, वहाँ कोर्ट में हैं, बहुत सारे लोग हैं, वो जब भी वुमेन या चिल्ड्रन राइट्स के बारे में सोचते हैं, तो उनके दिमाग में मेरा ही नाम आता है सबसे पहले। और वो बोलते भी हैं ये चीज़ कि मीनू, वुमेन राइट्स की बात हो रही थी, तो मैंने सोचा मीनू इज़ अ परफेक्ट पर्सन कि वुमेन राइट्स पे जो केस ले सके, या फिर अ, डाउरी का केस है, डिवोर्स का है, क्रूएलिटी का है, या फिर रेप के लिए कोई सर्वाइवर है, उसका उसको वो करना है, रिप्रेज़ेंट करना है, जहाँ पे उसपे जो स्टेट है वो उसको नहीं रिप्रेज़ेंट कर रही है, या पॉक्सो का कोई मैटर है, तो शी इज़ अ परफेक्ट पर्सन। तो अपने आप को एक स्पेशलाइज़ करिए, एक पर्टिकुलर टॉपिक पे। वो क्रिमिनल लॉ हो सकता है, सिविल लॉ हो सकता है, वो मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स हो सकते हैं, वो आपकी इंटरेस्ट है। लेकिन उस पर्टिकुलर टॉपिक पे अगर आप बहुत स्पेसिफिक रहिए अपने ना प्रैक्टिस में, कि मुझे अगर डिवोर्स के केसेस लेने हैं, तो डिवोर्स में ही लोगों का अगर ध्यान जाए कि हु इज़ अ परफेक्ट पर्सन डिवोर्स के केस रेफर करने के लिए, तो आपका नाम आए। वो अब आपका जिसमें इंटरेस्ट है, एनिमल राइट्स में है, पीआईएल में है, बेल के लिए होते हैं कुछ लॉयर्स, वो पता है कि बेल के लिए स्पेसिफिक अगर किसी के लिए जाना है, तो ही दैट लॉयर इज़ अ कॉम्पिटेंट लॉयर, बेल के लिए किसी के पास अगर जाना है। तो एक अपना पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे इतना अपने आप को स्पेशलाइज़ कर लीजिए कि लोगों के दिमाग में आप ही का नाम आए उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट की वकालत पे, राइट? ऑफ कोर्स लास्ट इज़ द राइटिंग स्किल, ड्राफ्टिंग स्किल। ड्राफ्टिंग स्किल बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, बहुत ज़्यादा, क्योंकि अ अ, हमारा जो कोर्ट में प्रेज़ेंट करने का जो केस का तरीका होता है, या तो इट विल बी बाय बाय थ्रू आर्गुमेंट, आपके आर्ग्यूमेंट्स के थ्रू होता है, आपकी रिसर्च के थ्रू होता है, और आपकी ड्राफ्टिंग के थ्रू। ड्राफ्टिंग आप अपनी एक बहुत क्लीन रखिए। जितनी आपकी क्लीन और सिंपल, आपको ज़्यादा फैंसी वर्ड्स अपनी ड्राफ्टिंग में यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, जो भी ये कॉमन सेंस है। येस, एम आई ऑडिबल? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, ओके। सो इट्स अ कॉमन सेंस बेसिकली। सपोज़ करते हैं यू आर अ सिटिंग जज राइट नाउ, और मैं आपके पास एक बेल एप्लीकेशन लेके गई या एक पीआईएल लेके गई मान लीजिए। उसमें मैंने बड़े फैंसी वर्ड्स यूज़ किए हैं कि आपको भी एज़ अ जज डिक्शनरी ओपन करनी पड़ रही है। तो हमेशा जज ऐसी चीज़ों को देख के कन्विंस नहीं होते। हमें लगता है, मतलब ड्यूरिंग माय लॉ स्कूल डेज़ में बहुत मुझे लगता था कि ये वर्ड हमें ऐड कर देना चाहिए, ये वर्ड मुझे सीखने हैं, कुछ लीगल टर्म्स, जो बेसिक लीगल टर्म्स हैं, ऑफ कोर्स बीइंग अ लॉयर हमें यूज़ करनी होती है। लेकिन कुछ एक्स्ट्रा आप फैंसी वर्ड्स लेके अपने ड्राफ्टिंग में इस्तेमाल करेंगे, तो उससे इंप्रेशन मुझे लगता है कि इतना भी अच्छा नहीं जाता है। यू शुड बी वेरी सिंपल। आपकी देखिए, हमारी प्रोफ़ेशन में क्लैरिटी बहुत ज़रूरी है। अगर आप अपनी बात को क्लियरली नहीं रख पा रहे हैं आगे वाले के सामने, चाहे वो एक लेमैन हो, जज हो, या आपको ओपोनेंट लॉयर हो, ठीक है? अगर आप उसके सामने अपनी बात को क्लैरिटी से नहीं रख पा रहे हैं, दैट मीन्स कि अ, वो आप में कहीं न कहीं वो चीज़ की कमी है, जो कम्युनिकेशन स्किल्स जो हैं आपके प्रॉपर नहीं है। तो नेक्स्ट जो आपके इंसान बैठा है, वो आपका क्लाइंट ही हो सकता है। उसको आप इतना कन्विंस कर लो कि उसको समझ आ जाए कि व्हाट यू आर ट्राइंग टू से, राइट? आपके सामने जज है, आप उसको बहुत सिंपल लैंग्वेज में, बहुत क्लैरिटी से ये बता पाओ कि मैटर क्या है। बहुत कम शब्दों में, मैंने आपको फिर से बोला कि कोर्ट में सिर्फ़ आप ही की एप्लीकेशन या आप ही की पिटीशन दायर नहीं होनी है। देयर आर सो मेनी केसेस जो डेली रजिस्टर्ड किए जाते हैं। तो जज के पास इतना टाइम नहीं है कि वो आपको 1 घंटा, आधा घंटा सुनेगा। ये मोस्टली आपको सुनेंगे भी तो 5-10 मिनट। वो 5 मिनट भी इनफैक्ट बहुत ज़्यादा मैं बोल रही हूँ। अगर आपकी पिटीशन अलाउ करानी है आपने, तो आपके पास जो 2-3 मिनट है, उसमें आपको बहुत स्पेसिफिक रहना है। आपको अपना 2-3 मिनट का में आपको इतनी क्लैरिटी से उसको समझा देनी है अपनी बात, कि उसके लिए बहुत ईज़ी हो जाए अंडरस्टैंड करने में। और मैं कह रही हूँ जज बहुत ईज़िली कन्विंस हो जाते हैं। अगर आपकी राइटिंग स्किल बहुत सिंपल होंगे, प्लेन होंगे और क्लियर होंगे। आप बहुत स्पेसिफिकली अपनी चीज़ रख रहे हैं अपनी ड्राफ्टिंग में। ज़्यादा कोई फैंसी लैंग्वेज यूज़ नहीं की है। जो काम की चीज़ नहीं है वो नहीं डाली है। अपनी ड्राफ्टिंग को, चाहे वो 3 ही पेज की एक एप्लीकेशन हो या पिटीशन हो, लेकिन इट शुड बी वेरी सिंपल, वेरी क्लीन। आपने 50 पेज की एक पिटीशन बना दी है, समझ वो आ ही नहीं रहा है कि चाहते क्या हो आप कोर्ट से,
राइट? तो उसका कोई यूज़ नहीं है। अल्टीमेट हमारा एज़ अ लॉयर एम होता है कि अपने क्लाइंट को रिलीफ दिलाना। इट मे बी थ्रू पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन और अ रिट पिटिशन और अ बेल एप्लीकेशन और अ क्रिमिनल कंप्लेंट, एनीथिंग। लेकिन अल्टीमेट हमारा एज़ अ लॉयर मेन यही होता है कि वी कैन प्रोवाइड अ रिलीफ टू आवर क्लाइंट। तो अगर आप वो रिलीफ नहीं दिला पा रहे हैं, तो आपका 50 पेज लिखने का भी कोई फ़ायदा नहीं है। और कुछ ऐसे लॉयर्स होते हैं अपनी 3 पेजेज़ में बहुत क्लैरिटी से बात रख लेते हैं और अपने आर्गुमेंट से भी बहुत क्लैरिटी से जज को समझा देते हैं और जज उनमें रिलीफ भी इज़िली प्रोवाइड कर देते हैं। तो अल्टीमेट एम का ध्यान में रखिए एंड आई थिंक दिस इज़ इट। यही मेरे ख्याल में कॉन्फिडेंस ऑफ कोर्स, कॉन्फिडेंस बहुत ज़रूरी है इस प्रोफ़ेशन में, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम आप ये फ़ील करेंगे कि कुछ ऐसे लॉयर्स हैं जिनके बाप-दादा, पेरेंट्स लॉयर्स हैं। उनके सामने आप अपने आप को हमेशा इंफीरियर कंसिडर करोगे कि यार इनका तो अ, केसेस सब कुछ वो है, या आपके ओपोनेंट जो है वो एक सीनियर डेज़िग्नेटेड लॉयर है, एग्ज़ाम्पल के तौर पे लेते हैं। तो यू विल फ़ील वेरी इंफीरियर, क्या इसके सामने मैं बहस कैसे करूँगा? या इसके सामने मैं बहस कैसे करूँगी? तो यू शुड बी कॉन्फिडेंट इनफ कि ये अपनी जगह है, मैं अपनी जगह हूँ। डोंट कंपेयर योरसेल्फ विद अ पर्सन हू हैज़ अ 30 ईयर ऑफ प्रैक्टिस। ठीक है? कोई भी बचपन से सीख के नहीं आया है, सबने कोर्ट में ही सीखा है। ट्राई टू लर्न, स्किल्ड पर्सन बनिए, डेली सीखें, डेली जो अमेंडमेंट्स हो रही हैं, अपने आप को अपडेट रखिए लॉ से। और एक जो मैं लास्ट में, बाकी आपके क्वेश्चन आंसर्स जो होंगे उसी पे मैं आंसर दूँगी। बट एक चीज़ मैं आपको एज़ अ लॉयर, प्रैक्टिसिंग लॉयर आपको बताना चाहूँगी, एज़ अ फर्स्ट जनरेशन फीमेल लॉयर। देखिए कभी भी ना ये जो एक ट्रैप होता है ना कोर्ट में, जो ज़्यादातर आपको देखने को मिलेगा, मेबी कइयों ने फेस भी किया हो ये। अ, एक आपको ना डिस्करेज करने के लिए बहुत सारे लोग आ जाएँगे एंड यू विल नॉट बी ओपन अप। आपके शायद मेबी सीनियर भी हो सकते हैं वो, कि ये अगर इसको इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा तो ये तो अपनी खुद की प्रैक्टिस स्टार्ट कर लेगा, या ये तो अपनी खुद की प्रैक्टिस स्टार्ट कर लेगी। तो इसको इतना कॉन्फिडेंस भी नहीं आना चाहिए कि ये अपनी खुद की प्रैक्टिस स्टार्ट कर दे, कि करेज रख सके, या फिर ये जज के साथ सामने वो करे अगर कॉन्फिडेंस। प्लीज इस चीज को ध्यान में रखिएगा कि इतना आप कॉन्फिडेंस रखिए अपने आप पे कि हर एक इस प्रोफेशन में बहुत वाइड सब्जेक्ट है। एवरीवन इज लर्निंग। ठीक है, हर कोई सीख रहा है। अपने आप को किसी भी ऐसे इंसान से कंपेयर मत करिए जिसकी 10 साल या 20 साल की प्रैक्टिस है। आपका पहला ही दिन है कोर्ट में, आपको कुछ भी नहीं आता है, डज़न्ट मैटर। आप लर्न करिए, हार्ड वर्क करिए, बट डोंट थिंक कि क्योंकि अगर आप डिस्करेज हो गए ना किसी बात से, तो यू विल नॉट एबल टू अ, यू नो प्रेज़ेंट योर केस बिफोर द जज। तो डोंट लेट एनीवन टू डिस्करेज यू। अगर कोई करता भी है ना कोशिश, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एक ट्रैप होता है किसी को आगे ना बढ़ने देने से, क्योंकि आई हैव फेस्ड अ लॉट, दिस इज़ माय पर्सनल एक्सपीरियंस, जस्ट शेयरिंग दैट थिंग। कि आई हैव फेस्ड दिस थिंग कि मोस्ट ऑफ द पीपल ना डोंट वांट कि आप लोग अ, आगे कुछ अच्छा कर रहे हैं तो आपकी टाँग खींचने के लिए हर कोई आ जाएगा, राइट? तो अपने आप की अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखिए, हार्ड वर्क करिए, डेली अपने लर्निंग रखिए। उसके बाद जो है, डोंट लेट एनीवन कि वो आपको डिस्करेज करे जस्ट बिकॉज़ कि यू आर अ फर्स्ट जनरेशन लॉयर। ठीक है? इस बात से कोई भी अपने आप वो डिस्करेज ना करे, और करे तो प्लीज़ उसको प्लीज़ स्पीक अप अगेंस्ट दैट पर्सन। क्योंकि अगर आप अपने लिए नहीं खड़े हो सकते हैं, अपने लिए नहीं आप अपने कोई आपको डिस्करेज करने की कोशिश कर रहा है, किसी भी वे से, तो आप अपने लिए अगर नहीं बोल पाएँगे तो आई डोंट थिंक आप किसी के लिए बोल पाएँगे। तो फिर आप किसके केसेज़ रिप्रेज़ेंट करेंगे? आप किसी आपका प्रोफ़ेशन ही ऐसा है जिसमें आपको किसी को रिप्रेज़ेंट करना है क्योंकि उनके साथ गलत हुआ है, ठीक है? तो आप अपने साथ अगर कोई आपको डिस्करेज करने की कोशिश कर रहा है या आपको कुछ कर रहा है कि ये अपना अ, इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस या कुछ भी वो ना करे, तो अगर आप अपने लिए नहीं बोल पाए, डोंट लेट एनीवन टू डिस्करेज यू, दैट्स ऑल आई थिंक। देयर इज़ मोर देन यस, यस, नाउ यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन इफ यू वांट। मैम, यस। मेरा एक क्वेश्चन था।
जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है क्या कोर्ट में? मेरे एक सर हैं, अभी जुडिशरी में है वो, एडीजे। तो उनका कहना है कि एडवोकेसी जो है वो वुमेन के लिए नहीं है बेहतर कोर्ट में, क्योंकि हैरेसमेंट और एक हैरेसमेंट की बात जिसका मैं मुझे मिला भी प्रैक्टिकल एग्जांपल मेल एडवोकेट के जरिए, सीनियर एडवोकेट के जरिए, कि हाँ वो करते हैं थोड़ा। और दूसरा कि ट्रस्ट इशू रहता है कि वुमेन पे ट्रस्ट नहीं है in comparison to men advocate. ये रजनी जी आपने बिल्कुल सही बोला है। देखिए क्या होता है कि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन ऑफ कोर्स है। मैंने बोला कि बीइंग अ फर्स्ट जनरेशन फीमेल लॉयर मैंने बहुत फेस किया है जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, क्योंकि इनकॉम्पिटेंट की बात तो नहीं है। इफ यू आर अ वेल लर्न्ड पर्सन, आप मेहनत कर रही हैं, तो आपको कोई इनकॉम्पिटेंट बोल भी दे, तो मैंने कहा ना, प्लीज स्पीक अप अगेंस्ट दैट पर्सन, क्योंकि यू मस्ट हैव द कॉन्फिडेंस। आपको अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन बहुत है, और एक चीज़ जो हरासमेंट है, वो एक बहुत इम्पोर्टेंट कोर्ट में देखने को मिलता है। मोस्टली जो लड़कियाँ कोर्ट जॉइन करती हैं, वो बाद में छोड़ देती हैं। टाइम पीरियड के बाद एग्ज़ाम्पल के तौर पे ले लिए, मेरे भी बहुत बैचमेट्स थी, उन्होंने स्टार्टिंग में बहुत खुशी से पैशनेटली कि नहीं प्रैक्टिस ही करनी है, जुडिशरी के लिए नहीं जाना है, या इस तरह से वो दिखा। लेकिन टाइम के साथ मैंने देखा कि बहुतों ने प्रैक्टिस छोड़ दी। बहुत सारी जूनियर सीखे, बहुत सारी सीनियर सीखी, जो लड़कियाँ प्रैक्टिस छोड़ देती हैं बीच में। उसका मेन रीज़न ये होता है कि दे अ, मस्ट हैव फेस्ड हरासमेंट। हरासमेंट में मैं हर तरह की हरासमेंट कह सकती हूँ। कभी-कभी आप होता है कि किसी सीनियर लॉयर को जॉइन करते हो, जो मोस्टली देखने को मिलता है कोर्ट में। क्योंकि मेरे साथ एक ऐसा इंसिडेंट हुआ था, उसके बाद मुझे बहुत सारी लड़कियों ने कम्युनिकेट किया, एंड दे सेड कि मैम हमारे साथ भी ऐसे हुआ है, लेकिन हम बोले नहीं, क्योंकि ऑफ कोर्स आपके जो अपोज़िट है वो आपका सीनियर है। वो सीनियर भी अच्छा खासा वकील होगा, तो उसके अगेंस्ट तो वैसे भी आप नहीं बोलोगे। आपको पता है कि ही कैन स्पॉइल योर करियर, आपका पूरा का पूरा करियर तबाह कर सकता है, आपका पूरा का पूरा करियर वो कर सकता है। तो आप लोग इज़िली नहीं बोलते उसके अगेंस्ट। अल्टीमेट मेरा एम यही है आप लोगों को बताने का, कि अगर आपको मन बना लिया है कि प्रैक्टिस करनी है, तो आपको बहुत सारी चीज़ें फेस करनी पड़ सकती हैं एज़ अ फीमेल। तो अगर आपके साथ कोई बदतमीज़ी करता है, या फिर कोई हरास करने की कोशिश करता है आपको इन एनी वे, प्लीज़ स्पीक अप फॉर यू। अपने लिए प्लीज़ बोलिए, क्योंकि जब मेरे साथ इस तरह का इंसिडेंट हुआ था, तो मैंने ये डिसाइड कर लिया था कि अगर मैं अपने लिए नहीं बोलूँगी, तो ऑफ़ कोर्स, क्योंकि मेरे पास, मैंने जैसे आपको बताई, मेरी प्रैक्टिस ही वुमेन और चिल्ड्रन रिलेटेड मैटर को है। तो मैंने यही देखा कि जब मैं अगर अपने लिए नहीं बोल पाऊँगी इस टाइम, तो जो जो केसेज़ मैंने पकड़े हुए, जो मेरे पास केसेज़ हैं, उनके लिए मैं वहाँ पे क्या बोलूँगी, या फिर अपने आप को क्या मुँह दिखाऊँगी? ये थोड़ा-सा बात जो है बड़ी इम्प्रैक्टिकल लग रही होगी, बट व्हेन यू विल जॉइन द कोर्ट ना, इट इज़ वेरी कॉमन कि you can face any kind of harassment. It may be sexual harassment, it may be verbal abuse, emotional abuse. तो प्लीज स्पीक अप। इवन जो ओपोनेंट है वो आपका सीनियर ही क्यों ना हो, अगर आपने मन बना लिया है, तो ज्यादातर बर्दाश्त करोगे ना, अगर आप ज्यादा वो अलाउ कर दोगे ना किसी को, तो वो एक बहुत अगली टर्न ले सकता है। तो फर्स्ट डे ही कोई आपको डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, या फिर आपको डिस्करेज करने की कोशिश कर रहा है, या हरास करने की कोशिश कर रहा है, तो आप उसके खिलाफ बोलिए, एंड प्रैक्टिस मत छोड़िए, डोंट गिव अप। अ, मैंने जो देखा, लड़कियाँ शादी कर लेती हैं, तो बाद में प्रैक्टिस जॉइन ही नहीं करती हैं। कइयों में पैशन होता है, दे डोंट वांट टू एंटर द जुडिशरी, और दे डोंट वांट टू गिव एनी एग्ज़ाम फॉर जुडिशरी। जैसे मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं है टू बी ऑनेस्ट जुडिशरी में। तो अब मेरे को प्रैक्टिस में ही इंटरेस्ट है। तो अगर कोई मुझे डिसरिस्पेक्ट करेगा, या डिस्करेज करेगा, या हरास करने की कोशिश करेगा, और मैं अपने लिए ही नहीं बोलूँगी, तो हाउ आई विल सर्वाइव इन दिस प्रोफेशन? मेरा प्रोफेशन ही यही है, जहाँ पे मुझे अपने लिए तो बोलना ही किसी के लिए, लोगों के लिए बोलना है। अपने लिए ही नहीं बोलूँगी, तो हाउ आई विल फेस अदर पीपल? मेरे को कॉन्फिडेंस ही नहीं आएगा टू फेस द जज और टू फेस द क्लाइंट। मैम थोड़ी-सी कॉन्ट्राडिक्ट करी आपकी बातें। एक साइड आपने कहा कि आपके सीनियर आपका करियर खराब कर सकते हैं, और सेकंड एक एक डर भी रहता है कि जैसे कि मैं इंटर्नशिप के लिए गई थी, तो वहाँ पे थोड़ा सेक्सुअल रिमार्क और रिलीजियस रिमार्क करा गया बिकॉज़ ही इज़ अ मुस्लिम एडवोकेट। मतलब रिलीजन का तो यहाँ पे नहीं है मेंशन करना, बट उन्होंने मतलब थोड़ा रिलीजियस रिमार्क भी करा और सेक्सुअली भी, मतलब इस तरह के कपड़े, ये वो चीज़ें। तो यहाँ पे एक थोड़ा डर रहता है कि अभी मैं बिगिनर हूँ और अभी मैं स्टार्ट की इस तरह की बातें तो।
तो इट मीन्स कि यू आर सीनियर, सपोज द सीनियर डेजिग्नेटेड लॉयर, ठीक है, आपका सीनियर या तो जज के लिए अभी उसका नाम रेफर होने वाला है, तो वो कुछ भी करेगा तो यू विल स्पेयर एवरीथिंग। यू नो एज अ मैम। गर्ल टेल मी, मतलब इवन इफ ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, मैं जिनकी बात कर रही हूँ दे आर द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल इन जम्मू एंड कश्मीर जिन्होंने मुझे हरास करने की कोशिश की थी, बट नॉट सेक्सुअली बट वर्बली दे अब्यूज मी। दोनों हस्बैंड वाइफ थे एंड दे वर क्वाइट इन्फ्लुएंशियल। उनके सीनियर डेजिग्नेटेड लॉयर्स हैं, पुरानी पुश्तों से वकील हैं, वो भी सीनियर जज भी हैं कुछ। तो अगर मैं उस टाइम डिसरिस्पेक्ट, तो मैंने ज्यादातर ये सोच लिया था मे बी आई विल नॉट एबल टू जॉइन कोर्ट अगेन, बट एटलीस्ट योर सेल्फ रिस्पेक्ट शुड बी द प्रियोरिटी। अगर आपको कोई डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, इवन इफ इट इज योर सीनियर, हाउ डज इट मैटर, यू हैव टू फेस इट। आपका प्रोफेशन ही ऐसा है, आप अपने लिए नहीं बोलोगे तो हाउ यू कैन एक्सपेक्ट दैट यू विल अपने क्लाइंट को आप रिप्रेजेंट करोगे। आई डोंट थिंक हम अपने क्लाइंट को रिप्रेजेंट करेंगे कर पाएंगे कभी फ्यूचर में। तो क्या लाइफ टाइम सीनियर के अंदर ही रहना है, कि सीनियर के ही चेंबर में रहना है, कि पूरी लाइफ टाइम, या खुद का प्रैक्टिस स्टार्ट करना है या नहीं करना है? देन यू हैव टू बी वेरी आपको ये चीज सोचनी पड़ेगी। सीनियर हो या कोई भी हो, डोंट अलाउ एनीवन टू डिसरिस्पेक्ट यू और हरास यू, अदरवाइज प्रैक्टिस इज नॉट फॉर यू। मैं ये बड़ा ब्लंट लगेगा आपको, बट मैं यही बोलूंगी कि आप ही के लिए नहीं, एनीवन। प्रैक्टिस एक ऐसा प्रोफेशन जहाँ वकालत आपने करनी है, आप लोगों को रिप्रेजेंट करने की सोच रहे हो, अपने आप को तो रिप्रेजेंट कर नहीं पाओगे, तो हाउ डू यू एक्सपेक्ट कि अ, फिर तो आप यही सोचो कि पूरी उम्र उसी सीनियर के अंडर रहना है आपको, या तो यही हो सकता है। यस, राइट। यस मैम। यस, समवन हैव रेज्ड द हैंड आई थिंक। Good evening, ma'am. यस, गुड इवनिंग। Ma'am, this is Arghya Patnaik, second year from Kids School of Law. My question is also similar to the previous question. Like while interning in District Court of Cuttack or even the High Court of Orissa, I have seen that despite the advocate sticking to the point during the arguments and not going anywhere else, despite the advocate being humble, I have seen many of the judges, I don't know for what of the reason, but they keep on shouting on the council for maybe for some personal grudges or maybe his mood is off. So in that case, can we go against the statement of the judge, what he had said in front of the court of law? See, of course, for judge you have to be polite. You cannot, आप ज्यादा उसके against नहीं बोल सकते. Of course, he can issue a contempt against you. But जज के लिए आपका थोड़ा सा एक आपको वो भी देखना पड़ेगा, क्योंकि ही इज इन सच अ पोजीशन। ऑफ कोर्स जज अपना बहुत ही आर्बिटरी बिहेवियर रखते हैं आजकल, कुछ जजेस जो हैं, स्पेशली अगर मैं बात करूं यंग लॉयर्स के लिए, उनका जो बिहेवियर है वो बहुत ही डिसरिस्पेक्टफुल होता है उनके लिए। मतलब अभी थोड़े दिन पहले अगर आपने एक वीडियो देखी होगी कि वो जस्ट ड्रिंकिंग वाटर, मतलब पानी पी रहा था वो लड़का। अ, ऐसा कुछ वीडियो एक वायरल हुआ था और जज ने Yes, उनको, ma'am, he was scolded for drinking water in the court of law. हाँ, दैट इज अ वेरी नॉर्मल थिंग, आप उसको नॉर्मली भी बोल सकते थे। तो आई डोंट थिंक यहाँ पे आपको अपना पावर दिखाने के लिए अगर एक जूनियर एक यंग लॉयर को इस तरह से उसका डिस्करेज करना पड़ रहा है, तो आई डोंट थिंक यू आर इन सच अ पोजीशन, आपको ये सब तो नहीं करना चाहिए। बट हाँ, जज के टाइम में ऐसे बोलूंगी कि अगर आपको पर्सनली कोई वो कर रहा है, तो आपको बहुत पोलाइटली अपनी बात रखनी है उनसे। लेकिन क्योंकि ही इज इन सच अ पोजीशन, यू कैन नॉट डायरेक्टली say anything against him in front of all the people, right? But हाँ, अगर आपको there is a polite way to deal such things, अगर possible है तो आप वो अपनी बात रख सकते हैं। लेकिन डायरेक्टली अगर मैं कहूंगी तो यू कैन नॉट ऑफ कोर्स, क्योंकि वो आपकी पूरी आपने उसी कोर्ट में प्रैक्टिस करनी है। और अगर आपको कोई पर्सनली रिमार्क नहीं कर रहा है तो डोंट टेक इट पर्सनल, कुछ चीजें तो इग्नोर भी करनी पड़ेंगी। बट हाँ, अगर वो होता है ना कि एक लेवल क्रॉस हो रहा है, तो of course then you should proceed further with anything that you can do even against a judge, अगर वो एक लिमिट क्रॉस हो रही है तो। Okay, ma'am, thank you. ओके, आई थिंक दीपशिका, यस दीपशिका।
Ma'am, in which year would it be best to do an internship? Internship, I think you can start In 5 from the years. in In 5 5 year years, LLB, you BLLB. can start from third year at least. First or second year, तो I don't think it is a particular good time to start an Graduation. internship. अगर आप 5 year LLB कर रहे हैं तो थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर इज अ appropriate time where you can start your internship. But don't think कि फर्स्ट सेकेंड ईयर में you should start an internship thing. फर्स्ट सेकेंड ईयर में आप पढ़िए, पहले समझिए लॉ कॉलेज के एनवायरनमेंट को, लॉ सब्जेक्ट्स को पढ़िए एंड थॉरो रिसर्च करिए। बाकी कुछ वो कर सकते हैं, बट थर्ड फोर्थ ईयर में, थर्ड के भी एंडिंग ईयर में स्टार्ट डूइंग द इंटर्नशिप थिंग, क्योंकि प्रैक्टिकल चीजें समझना जो है वो इंटर्नशिप में ही पॉसिबल है। तो थर्ड ईयर में आप स्टार्ट कर सकते हैं, फोर्थ फिफ्थ ईयर में यू हैव 3 years। तो आप जिस जिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे आपका इंटरेस्ट है एक्सप्लोर करिए सब्जेक्ट। जैसे कईयों को होता है एनसीडब्ल्यू में इंटर्नशिप ओपन हुई है, चलिए वहां फॉर्म भर दीजिए। लेकिन फर्स्ट सेकेंड ईयर में आई डोंट थिंक इट इज अप्रोप्रिएट टाइम टू स्टार्ट योर इंटर्नशिप, राइट? Yes, ma'am. Ma'am, as you taught, tell me again these all 6 points. Sorry, I didn't hear you. Can you please repeat? Tell me, ma'am, again all these points. 6 points. Okay, As you 6 points. As you Okay. taught. Okay, so I think if the recorded lecture is available, recorded ये webinar जो भी है, is it available? So you can write it down. Like first is a patience. Oh, so you can watch it again ना? वैसे मैं बता देती हूँ, patience, Yes, then ma'am. courage, of course third preparation for your case, then brevity, then common sense, research skills, drafting skills, writing skills, networking. These are few important things I think. And yes, confidence of course. Okay, ma'am. Thank you. Yes. और कोई भी सवाल है, you please feel free to ask me. मैम मेरा एक और क्वेश्चन है। जी। एज अ फर्स्ट जनरेशन लॉयर जो आप कह रहे हैं, वहाँ पे ना मतलब जो प्रैक्टिकल सिनेरियो है, क्योंकि मेरा 3 इयर्स एलएलबी है, तो ऑलरेडी मैं ग्रेजुएट हूँ, उसके बाद फिर 3 इयर्स, इसके बाद अगर कोर्ट में एंटर करो और अर्निंग नहीं करना, फैमिली को कन्विंस आप नहीं करा सकते हो कि आप मतलब उस, तो यहाँ पे क्या है, मतलब एक चीज ये माइंड सेट रख ले कि नहीं अर्निंग तो नहीं होगी, बट मे बी ये आगे 2 इयर्स 3 इयर्स के बाद हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एक अच्छी अर्निंग होगी, या फिर है कोई वे जिससे हम अर्निंग भी किया जा सकता है? देखिए जर्नी कैसा रहेगा 2 सालों का, क्योंकि आपने कहा ना कि 2 सालों के बाद आप एज एन इंडिपेंडेंट लॉयर काम कर सकते हो, तो वहां पे सीनियर का वो थोड़ा बता देते। देखिए इट डिपेंड्स अपॉन यू कि आपको 2 साल लगेंगे या 1 साल लगेगा, ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। आपका क्या मतलब टाइम लगेगा, दैट इज अप टू यू। लेकिन मैं आपको एक टाइम पीरियड बता रही हूँ कि मैक्सिमम समय आपको 2 साल देना है सीनियर को। अगर आपका सीनियर पे कर रहे हैं तो दैट इज वेल एंड गुड। अगर नहीं पे कर रहे हैं तो ट्राई टू फाइंड आउट अदर वेज। अदर वेज कैसे हो सकते हैं, जैसे अगर आपकी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे कमांड है तो उसका आप ऑनलाइन कोचिंग दे सकते हो, या फिर आप किसी को ट्यूशन दे सकते हो, या ऑनलाइन आप ऑफलाइन किसी को पढ़ा सकते हो। देयर आर सो मेनी स्टूडेंट्स हु वांट टू लर्न। सपोज करते हैं आपका कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ पे कमांड है, आपने पढ़ा है वो, या आपको सब्जेक्ट में इंटरेस्ट भी है और आपको अच्छे से आप नॉलेज है उसमें, तो आप उसको पढ़ा सकते हैं। दिस इज अ साइड इनकम। मैंने जब अपना लॉ में कर रही थी उस दौरान ही मैंने अपना अर्निंग स्टार्ट कर लिया था। वो कैसे किया था, आई स्टार्ट गिविंग ट्यूशंस टू होम ट्यूशंस टू चिल्ड्रन जो मेरे ही एरिया में रहते थे। उसके अलावा जब मैंने लॉ कर लिया तो मेरे पास कुछ लॉ स्टूडेंट्स ही आते थे कि मैम मुझे ये सब्जेक्ट पढ़ना है, तो मैंने उनको ऐसे ही घर में पढ़ाना स्टार्ट कर दिया। वो 2-3 स्टूडेंट आते थे। तो आपको यू हैव टू फाइंड आउट द वेज कि किस तरह से आप मैनेज कर सकते हैं अपना डेली इनकम। या तो आप अपने सीनियर को कहिए कि हमें अलाउ कर दीजिए कि हम अपने केसेस उठा सके। अपने केसेस जनरेट करने के लिए आपको सिर्फ एक केस चाहिए जिसमें आप अपना बेस्ट दे सकें। आई एम टेलिंग यू
आपका अपना केस में अगर आपने एक में उसको रिजल्ट लाके दिया होगा ना कुछ अच्छा, तो डेफ़िनेटली आपको और केसेज़ आने लगेंगे। क्योंकि हमारा प्रोफ़ेशन ऐसा है कि इसमें रेफ़रेंस बड़ा मैटर करती है, रेफ़र करते हैं लोग आपके लिए कि उसके पास जाओ, वो काम करवा देती है। वो लॉयर है ना, वो काम करवा देंगे तुम्हारा, तुम उसके पास जाओ। तो अल्टीमेटली एक क्लाइंट आपको दूसरे के लिए रेफ़र करेगा और लोगों को रेफ़र करेगा। तो उसके साथ-साथ आप लीगल कैंप्स भी लगा सकते हो, लीगल अवेयरनेस कैंप। उसमें क्या होता है, जो मैंने स्ट्रैटेजीज़ कुछ अपनाई, स्ट्रैटेजीज़ भी नहीं बट मैं कहूँगी अल्टीमेटली होता गया ये चीज़, खुद आपको वे मिलने लगते हैं। मैंने 4th ईयर के एंडिंग में 5th ईयर में अपने एरिया में ही कुछ लोगों को लीगल कैंप नहीं कहूँगी स्पेसिफिकली, बट लोगों को अवेयरनेस देना स्टार्ट कर दी। अब वही जो गाँव के लोग थे, वही मेरे पास आने लगे। दे स्टार्टेड अप्रोचिंग मी कि ये सिचुएशन है, क्योंकि प्रॉब्लम हर जगह है। लिटिगेशन दिन-ब-दिन बढ़ती ही जा रही है कोर्ट में, तो प्रॉब्लम्स तो हैं। तो यू हैव टू फाइंड आउट द वे। स्टार्टिंग में मेबी आपको प्रो बोनो लेने पड़े। आपको जो क्लाइंट है वो आपको कुछ ना दे। बट हाँ, अगर आप उसमें अपना कुछ बेस्ट कर दिखाओगे ना, तो आपको केसेज़ रेफर करने लगेंगे लोग। और दिस इज़ द बेस्ट वे। ये जो लीगल कैंप्स लगा के लोगों में ऑन ग्राउंड जाके अ, वो करना ना, ये बहुत अच्छा तरीका है। आप बहुत सारे समाज से जुड़ते हो, आपको रियलिटी पता चलती है कि ग्राउंड रियलिटी क्या है। और वकील को मैं कहती हूँ कि कोर्ट रूम से बाहर भी उसकी एक दुनिया है। लॉयर इज़ नॉट कन्फाइन्ड टू द कोर्ट रूम ओनली। वो अगर 4 लोगों के बीच में कुछ ऐसी बात कर रहा है जिसमें उसको अवेयरनेस दे रहा है, तो वो भी उसका एक पार्ट है वकालत का। ये आप प्रोग्राम के थ्रू अगर बोल रही हूँ, तो दिस इज़ आल्सो द पार्ट ऑफ माय एडवोकेसी। तो आपको यू हैव टू फाइंड आउट द वे कि आपके सर्कल में आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग क्या तरीके हो सकते हैं जिसके थ्रू आप अपना नेटवर्किंग बढ़ा सकते हो। अपना ऑफ कोर्स हार्ड वर्क तो करना पड़ेगा। अ, लोगों तक पहुँचिए, जिस सब्जेक्ट पे इंटरेस्ट है, वो लोगों को बताइए कि क्या राइट्स हैं उनके। वो लोग आपको अप्रोच करेंगे, डेफ़िनेटली करेंगे, क्योंकि उनको एक ऐसा वकील मिला है जो बहुत सिंपल भाषा में कानून की जानकारी उन तक पहुँचा रहा है। उनको समझ आ रहा है कि क्या इतने कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर को बहुत क्लैरिटी से उनको बता रहा है कि तुम्हारी ये समस्या है और इस तरह से सॉल्यूशन होगा इसका। फ्री लीगल एड प्रोवाइड कर रहा है। तो आई थिंक पीपल विल डेफिनिटली अप्रोच यू, ओके मैम, थैंक यू। राइट? सो यस, देयर इज़ अ क्वेश्चन। यस, आप क्वेश्चन पूछ लेंगे कि मैम कभी-कभी खुद को भी पता होता है कि कहीं न कहीं हमारी पार्टी ही गलत है, उस केस में कॉन्फिडेंस कहाँ से लाएँ कि हम सही हैं, और हमारे यहाँ बोलते हैं कि फील्ड सही नहीं है, झूठ बोलते हैं वकील। यस, ये बहुत ज़्यादा होता है कि वो पहले ही डिस्करेज चीज़ें हो जाती हैं कि वकील प्रोफ़ेशन ही एक ऐसे तरीके से देखा जाता है कि ये लोग तो लूटते हैं, या झूठ बोल के ये प्रोफ़ेशन वो करा जाता है, ऐसा नहीं है। अगर आप केसेज़ ही जेन्युइन पकड़ोगे, अब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि जहाँ पे आपको पता है कि पार्टी गलत है और आपका नहीं कॉन्शियस मान रही है, मत लो वो केस। थोड़ा टाइम लग जाएगा ना, मेबी आपको एस्टैब्लिश होने में 1 साल और लग जाए, बट ऐसा नहीं है कि जेन्युइन केसेस नहीं है। तभी मैं कह रही हूँ कि ऑन ग्राउंड जाके देखिए। अ, आपको खुद ही लोग ऐसे मिलने लगेंगे जिनके जेन्युइन केसेस हैं और उनको जस्टिस नहीं मिल रहा है। स्पेशली अगर मैं उन लोगों की बात करूँ जो अपना वकालत ये सोशल जस्टिस, कॉन्स्टिट्यूशन पे करना चाहते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स में प्रैक्टिस करना चाहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ को लेके प्रैक्टिस करना चाहते हैं, पब्लिक इंटरेस्ट मैटर को लेके प्रैक्टिस करना चाहते हैं। उनको मिल जाएँगे, ऐसा नहीं है। और अगर आपका कॉन्शियस में नहीं मान रही है, तो डोंट टेक दैट केस। आपको लग रहा है कि सामने वाला इंसान जो है, आपको पता चल जाता है एज़ अ लॉयर कि सामने वाला इंसान है, इसी का कोई ना कोई प्रॉब्लम है। बट मोस्ट ऑफ द केसेज़ जब आपके पास क्लाइंट आते हैं ना, यू नो कि यहाँ दोनों साइड से कोई ना कोई तो दोनों साइड से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। तो वहाँ पे आपको एक को तो चूज़ करना पड़ेगा, बिकॉज़ दिस इज़ आवर वर्क। लेकिन हाँ, अगर आपको कॉन्शियसली लग रहा है कि नहीं मुझे ये केस नहीं लेना है, तो डोंट टेक इट। इट विल टेक सम टाइम। मैंने कहा ना, जैसे रजनी जी ने पूछा कि ट्राई मतलब कि किस तरह से वो इनकम का कैसे वो निकालें, तो वो 2 साल का पीरियड स्पेसिफिक नहीं है।
कि 2 साल आपको वेट करना है, उसी के बाद इनकम जनरेट होगी, ऐसा नहीं है। इट डिपेंड्स अपॉन पर्सन टू पर्सन, वेरी करता है। मे बी आपको ज़रूरत ही ना पड़े किसी सीनियर को जॉइन करने की, आपको आपको निकलते ही कोई केस रेफर कर दे, तो डोंट जॉइन एनी सीनियर, टाइम ही लगेगा ना। इट विल टेक टाइम, यू हैव टू फाइंड आउट योर ओन। आपको खुद पता लगाना है, इट मे बी थ्रू गूगल, कुछ सीनियर से पूछ लो, जो लोग आगे आपके कलीग हैं उनसे पूछ लो, अपने बैचमेट से पूछ लो। जब आपके पास अपनी खुद की फाइल होती है ना, वो खुद ही आपको लर्निंग सिखा देती है। वो आपको खुद रिसर्च करना भी सिखा देगी, आपको ड्राफ्टिंग भी सिखा देगी। वो आपको खुद ही मजबूर कर देती है कि यू हैव टू रीड, यू हैव टू ड्राफ्ट, आपको फाइंड आउट। और गलतियाँ किससे नहीं होती हैं इस प्रोफ़ेशन में। डोंट थिंक कि मैं फर्स्ट डे जाते ही एकदम वो राम जेठमलानी टाइप आर्ग्यू कर लूँगा या कर लूँगी, ऐसा नहीं होता है। इट विल टेक टाइम, बट विथ योर हार्ड वर्क डेफिनिटली वन डे यू विल डू द सेम। ठीक है? तो अपने आप को कभी डिस्करेज मत होने देना, क्योंकि ये मैं बार-बार ये शब्द क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि इस प्रोफ़ेशन में मे बी आप आर्ग्यू कर रहे हो और पीछे से सीनियर्स हँसने लगे, ठीक है? तो मेक श्योर डोंट डिस्करेज योरसेल्फ, डोंट एवर लेट समवन टू डिसरिस्पेक्ट यू और डिस्करेज यू। स्पीक अप फॉर योरसेल्फ और कॉन्फिडेंस रखिए, और एक चीज़ ज़रूर करना, बी अ लर्न्ड पर्सन, क्योंकि लर्न होगे तभी आपको जज भी कॉम्पिटेंट समझेगा, आपको रिलीफ देगा, और क्लाइंट भी आपके पास आएँगे, क्योंकि दे विल कंसिडर यू ए कॉम्पिटेंट लॉयर। अदरवाइज़ आपके पास सिर्फ कॉन्फिडेंस होगा और आपको आता कुछ नहीं होगा, वो कोई फ़ायदा नहीं है। यू हैव द डिग्री, नाउ स्टार्ट लर्निंग। पढ़िए, बहुत सारा पढ़िए। जिस सब्जेक्ट पे आप वकालत कर रहे हैं, उस सब्जेक्ट के बारे में आपको बहुत नॉलेज होनी चाहिए। डेली रीड करिए उस सब्जेक्ट के बारे में। क्या अमेंडमेंट हो रही है? क्या नए लॉज़ आ रहे हैं? क्या नई सेक्शन में कोई अमेंडमेंट तो नहीं होगी? ओवररूल तो नहीं होगी जजमेंट कोई पुरानी? पता करिए, ताकि उस सब्जेक्ट में ना आपसे बेहतर कोई ना हो, एक टाइम पे, राइट? मैम बाकी इसी से जी। जी, जी, प्लीज़। मैम इसी से कनेक्ट करता हुआ मेरा क्वेश्चन है कि मैंने जब ये सेम क्वेश्चन अपने सीनियर से पूछा था, क्योंकि मैं हमेशा से ऐसे रही हूँ ना कि मैं रॉन्ग को फेवर नहीं करूँगी। तो और क्लाइंट आपको पता है कि ये गलत है, वो आके भी कह रहा है कि हाँ, मैंने ही गलती मतलब मेरी ही थी, मैंने ही किया है जो भी। तो उसके बाद भी उसको फ़ेवर करना, तो मेरे सीनियर ने कहा था कि वो हमारा एथिक्स है कि हमको अपने क्लाइंट को सेव करना है किसी भी तरह से। वो गलत है, सही है, वो मेरा मैटर नहीं, क्योंकि वो गलत तो उसने गलत किया है, वो मेरा यहाँ पे गलत नहीं जा रहा है। और दूसरी बात वो ये भी कहते हैं कि इस तरह से अगर तुम केसेस छोड़ जाओगे तो उसे कोई ना कोई तो ले रहा है, तो तुम मतलब अर्निंग के पर्सपेक्टिव से तुम खुद को लो करोगी। डज़ इट मेक देखिए सेंस? देखिए ये भी मैं कहूँगी कि पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। मेबी कइयों का कॉन्शियस ना मानता हो। बेसिकली हमारा प्रोफ़ेशन ही ऐसा है कि अगर हम नहीं रिप्रेज़ेंट करेंगे तो कोई ना कोई, रेपिस्ट को भी तो कोई ना कोई रिप्रेज़ेंट करता ही है ना। तो हमें वो वही अपना वो रखना है कि इनोसेंस अंटिल प्रूवन गिल्टी वाला दिमाग में रखना है, ठीक है? ही इज़ एन इनोसेंट पर्सन अंटिल प्रूवन गिल्टी। गिल्टी वो बाद में ट्रायल जब चलेगा फिर पता चलेगा। लेकिन मेन बात ये है कि आपका अगर कॉन्शियस नहीं मान रहा है, कुछ केसेस में नहीं मानता है कॉन्शियस, वो आप पे डिपेंड करता है। अगर आप ले सकते हो दैट वेल एंड गुड, अगर नहीं ले सकते हो तो डोंट टेक इट। थोड़ा-सा आपको चूज़ी भी बनना पड़ेगा, लेकिन हाँ, स्टार्टिंग में थोड़ा चूज़ी बनना डिफ़िकल्ट हो सकता है, क्योंकि आप नहीं तो कोई और। लेकिन हाँ, जहाँ पे मैं यही बोलूँगी कि मैं वो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। मेरे पास अगर कोई ऐसा केस आए जो मुझे लग रहा है, इनफैक्ट मैं इनिशियल जब मेरा फर्स्ट ईयर था एज़ अ प्रैक्टिसिंग लॉयर, तब भी मेरे पास अगर कोई ऐसा केस आएगा जो मेरे को लग रहा है कि नहीं, मुझे नहीं लेना, इसको रिप्रेज़ेंट नहीं करना, ही इज़ ट्राइंग टू बी ओवर स्मार्ट, या इसने गलत किया है, आई विल नॉट टेक दैट केस। मेबी मैंने कहा थोड़ा समय लग जाएगा, आई विल ट्राई टू फाइंड आउट फ्यू वेज़ जिससे मैं अर्निंग ही कमाऊँ, लेकिन किसी और तरीके से। मैं इतना फ़ोकस अपना उन लोगों तक पहुँचने में करूँगी, जिनको एक्चुअल में ज़रूरत है। ठीक है? मैं भी लीगल एड में चली जाऊँगी या एनजीओ के साथ एसोसिएट हो जाऊँगी, और कोई तरीका निकालूँगी, बट आई विल नॉट टेक दैट केस अगर मेरा कॉन्शियस नहीं मान रहा। ओके मैम, थैंक यू। मैम आई हैव गॉट अ क्वेश्चन दैट मैं रिसेंटली एक 5 ईयर एलएलबी को
कोर्स परस्यू कर रही हूँ, बीबीए एलएलबी ऑनर्स, और इस प्रोफेशन में मुझे मतलब कुछ पीपल ने सजेस्ट किया कि तुम इसके साथ सीएस कोर्स भी कर लो। तो मैम मैंने सुना है कि सीएस कोर्स इज अ टफ वन, लाइक सो व्हाट शुड आई डू? शैल आई नाउ स्टार्ट विद द सीएस कोर्स और शैल आई वेट till the completion of my 5-year LLB course, then I'll opt for it? So I'm confused in that way. पहले तो आपका बीच में आवाज ब्रेक हो गया था, लेकिन फिर भी जितना मुझे आपका क्वेश्चन समझ आया है, अगर आपको इंटरेस्ट है, सीएस में इंटरेस्ट है आपको? सीएस करने में आपका खुद का इंटरेस्ट है? क्योंकि एक डिग्री तो आ ही गई है आपके पास, तो अगर इंटरेस्ट है तभी करिए, अदरवाइज ऑफ कोर्स अगर नहीं है Yes, ma'am. इंटरेस्ट, Interest है. देन गो फॉर इट, फिर आप कर लीजिए। अगर वो प्रैक्टिस के साथ ही, हाँ क्योंकि मैम, जैसे पर होता ये लोग जी, जी, like जी, बताइए। 5-year LLB itself is a tough course, as I have heard of it, and it requires total devotion to the subject. तो और सीएस कोर्स भी लाइक आई मीन टू आस्क दैट क्या दोनों हैंड इन हैंड हम लोग मतलब लेके चल सकते हैं? इज इट पॉसिबल? पहले तो ये बताइए कि दोनों हैंड इन हैंड चलते हैं, क्योंकि कुछ चीजें नहीं होती है ना, जैसे अगर आप एलएलएम कर रहे हैं तो यू नहीं, कैन ये नॉट डू हम लोग प्रैक्टिस। कर सकते हैं। आई हैव नोन इट फ्रॉम माय सीनियर्स एंड ऑल दैट ये हम कर सकते हैं। मतलब एजुकेशनल वाइज या कोर्स वाइज प्रॉब्लम नहीं होगा, पर आई डोंट नो हाउ वेदर आई वुड बी एबल टू मैनेज बोथ और नॉट, दैट डिपेंड्स बिकॉज़ अपॉन इट यू, इज अ दैट डिपेंड्स प्रोफेशनल अपॉन यू। अब प्रोफेशनल आपका क्या फील्ड बोथ। कैपेसिटी है, वो आप पे डिपेंड करता ओके। है कि आपकी क्या कैपेसिटी है। बट मैं एक जस्ट एक सजेशन है कि दो चीजें एक साथ लेने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है? तो मुझे लगता है कि दो चीजें आपको ना डाइवर्ट कर देती हैं बहुत ज्यादा। ये सिर्फ मेरा एक सजेशन है कि दो चीजें आपको हाँ, डाइवर्ट करती है। कैसे अगर मैं आप जुडिशरी आपका के लिए वो तैयारी सजेशन करें, जी, अगर आप जुडिशरी के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो आप सिर्फ जुडिशरी के लिए तैयारी करें, चाहे वो आपने 1 साल देने, 2 साल देने हैं। अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो फिर आप कंप्लीटली डिवोट होके प्रैक्टिस करें। अगर आप कोई पर्टिकुलर डिग्री कर रहे हैं, तो एक ही पे फोकस करिए एट अ टाइम, मुझे ये लगता है। ओके मैम, थैंक यू। ओके, यस। और कोई सवाल है किसी के? श्योर, श्योर। थैंक यू। थैंक यू सो मच। So shall I supposed to leave? Okay, guys. Thank you so much. Thank you. All the best. Thank you. Sure, thank you so much.